Today's topic is care of preterm and low birth weight babies. So this photo is depicting कि how the fetal grows from 8 weeks to 40 weeks. हर एक स्टेज, हर एक वीक में जो फीटस है उसका डेवलपमेंट होता है और मैचुरेशन होता है. ठीक है, जैसे लंग्स फॉर्मेशन हो गई, पहले ट्यूब्स है, ट्यूब्स का डिवीजन हो रहा है, कहीं पे सर्फेक्टेंट बन रहे हैं. तो एवरी वीक जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो एवरी वीक उसके मैचुरेशन होता है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी बच्चे को जब भी डिलीवरी होती है तो उसको नियर टर्म या टर्म तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना भी रेड जोन तुमको दिखाई दे रहा है, दैट रेड जोन इज लेस देन 37 वीक्स. लेस देन 37 वीक्स मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन में उसकी मेच्योरिटी डेवलप नहीं होती है. हो सकता है एवरीथिंग इज फॉर्म, लंग्स बन चुके हैं, इंटेस्टाइन सब कुछ बन चुकी है, आईज बन चुकी है बाहर से, लेकिन जो अंदर जैसे रेटिना का वेस्कुलराइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है. ठीक है, और तुम्हारा लंग्स है, लंग्स में सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन हुई है कि नहीं, उसका मैचुरेशन हुआ है कि नहीं है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेस देन 37 वीक्स दैट कम्स इनटू अ प्रीटर्म and there are lot of complication may happen. More than 37 weeks usually child is safe and term. ठीक है, and there is some yellow color depicting that it is a late preterm or early term, you can say. Mostly late preterm, 34 to 36, 6/7. अगर 37 weeks complete होने में एक दिन भी पहले है तो that will be called late preterm. उसको हम 36, 6/7 करके बोलते हैं. ठीक है. So what is the definition of preterm? Any newborn child who is delivered less than 37 weeks of gestation is called preterm. Extremely preterm, less than 28 weeks. Then very preterm or early preterm is less than means 28 to 32 weeks. And late preterm usually 34 to 36, but moderately preterm comes under 32 to 36. डिफरेंट वो है. मेनली इसमें ये रहता है कि कौन सा तुम्हारा एक्सट्रीमली प्रीटर्म है, जैसे 28 वीक्स है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस, उसके सर्वाइवल के चांसेस कंपैरेटिवली, और जो लेट प्रीटर्म है उसके कंपैरिजन में कम होता है. ठीक है, एंड कॉम्प्लिकेशंस आर मोर, दे आर वेरी फ्रेजाइल. तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग प्रीटर्म भी डिवाइड किया गया है, वेदर चाइल्ड कम्स इनटू अ एक्सट्रीमली प्रीटर्म और अर्ली प्रीटर्म, मॉडरेटली प्रीटर्म और अ लेट प्रीटर्म. This is the neonatal mortality rate India. 2022 के अकॉर्डिंग जो करंट जो NMR इंडिया की चल रही है, that is 27.695%, which is 3.74% less as compared to 2021. This is the neonatal mortality rate. स्टेट वाइज दिए हुए हैं. यूजुअली हम ट्राई करते हैं कि हर जो मोर्टेलिटी है वो एवरी ईयर से तुम्हारी डिक्रीजिंग ही होनी चाहिए. तो these are some states. We are residing in Uttarakhand, but in Uttarakhand what happened in 2000, ये वाला जो है 2015-16 की mortality that is 27.9, but in 2019 or 21 it is 32.4. Yeah, so it is increasing. In other states it's decreasing. So increasing is the alarming sign, and we have to take more measures to preserve the to decrease the neonatal mortality rate. So fetal growth, how it occurs: 0 to 20 weeks of gestation, stage of hyperplasia. 20 to 28 weeks, both hyperplasia and hypertrophy. And 28 weeks to term is stage of hypertrophy. क्या होता है hyperplasia means? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजिंग, उसका डिवीजन होता रहता है तेजी से. 20 वीक्स के अंदर तुम्हारे सारे ऑर्गन्स का जो बेसिक फॉर्मेशन होता है वो होने लगता है, तो सेल्स रैपिडली डिवाइड होती है. फिर 20 से 28 वीक्स में डिवाइड भी होती है, बट साइज भी उनका इंक्रीज होता है. और लास्ट में जो 28 से टर्म के बीच में उसमें फाइनल मैचुरेशन होता है, और जो नॉर्मल साइज जो बढ़ना होता है ऑलरेडी फॉर्म सेल्स का वो बनता है. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक टर्म्स. जो हम लो बर्थ वेट की बात कर रहे हैं, लो बर्थ वेट क्या होता है? लेस देन 2500 ग्राम्स. ठीक है, किसी भी बच्चे का बर्थ हुआ तो फर्स्ट 1 आवर के अंदर तुमको बर्थ वेट, यूजुअली मतलब ले तो आप 24 आवर्स के अंदर भी सकते हो, लेकिन जो 1 आवर के अंदर लेते हैं प्रेफरेबली, उसे हम बर्थ वेट बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ग्रेजुअली क्या होता है, अगर 3rd, 4th, 5th डे में लोगे तो
जो एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड होता है वो लॉस होता है, बेबी का जो होता है वेट लॉस होता है कुछ %, तो वो कम भी हो सकता है या कभी कुछ किसी का डिफरेंट हो सकता है. तो बर्थ वेट इज सेट इफ इट इज टेकन विद इन 1 hour ऑफ लाइफ, और इफ नॉट पॉसिबल देन विद इन 24 hours ऑफ लाइफ. ठीक है. नॉर्मल इज मोर देन 2500 grams, लो बर्थ वेट इज लेस देन 2500 grams. कोई भी बच्चा इरेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज, जरूरी नहीं वो प्री टर्म हो, टर्म बच्चा भी होता है, मोर देन 37 या 37 से 40 वीक्स के बीच में है, अगर उसका बर्थ वेट लेस देन 2500 grams और 2.5 kg, तो यू विल से दैट चाइल्ड इज हैविंग लो बर्थ वेट. टर्म लो बर्थ वेट इज यूजुअली कॉल्ड IUGR. ठीक है. और या फिर लो बर्थ वेट क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ प्री मेच्योरिटी. प्री टर्म AGA है, अपने जेस्टेशन के अकॉर्डिंग उसका वेट सही है, लेकिन इट कुड बी लेस देन 2.5 kg और 2500 grams. तो दोनों को ही हम LBW लिख सकते हैं. तो LBW इज नॉट रिलेटेड टू प्री मेच्योरिटी, इट इज जस्ट वेट लेस देन 2500 grams. It can happen both in preterm or term. If it will be in term child, we will say it because of IUGR. वो IUGR बच्चे होते हैं जो टर्म होने के बाद भी जिनका वेट लेस देन 2500 grams है. ठीक है. और प्री मेच्योरिटी जो है जरूरी नहीं वो IUGR हो, वो AGA भी होता है, लेकिन उसकी मेच्योरिटी उतनी नहीं है, इसलिए चाइल्ड कुड हैव अ लो बर्थ वेट. Very low birth weight is less than 1500 grams. Extremely low birth weight is less than 1000 grams. IUGR is rate of fetal growth when less than the normal for the population or growth potential of that fetus or infant. उससे कम है तो it is called IUGR. Again, IUGR is of two type. One is symmetrical और another is the asymmetrical. Symmetrical में क्या होगा? आपका जो fetus की growth हो रही है, brain हो रही है, body हो रही है. Usually क्या होता है, जब भी कोई कहीं पे कोई सप्लाई हैम्पर हो रही है, कुछ चीज हो रही है, तो बॉडी क्या ट्राई करती है कि उसका ब्रेन इंटैक्ट रहे. ठीक है. हो सकता है उसकी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस या और चीजें कम हो जाती हैं फीटल लाइफ में, लेकिन उसका हेड स्पेयर रहेगा. ठीक है. तो इस कंडीशन में क्या होगा? एसिमेट्रिक IUGR होगा. लेकिन अगर कोई इनिशियली या कोई जेनेटिक कॉज है या कोई प्राइमरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उसकी कोई इन्फेक्शन है या समथिंग कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसमें आपका ब्रेन और बॉडी पूरी वो सिमेट्रिकली उसकी कम होगी. तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल IUGR. ठीक है. ब्रेन और बॉडी ग्रोथ अगर दोनों कम है, दैट इज सिमेट्रिकल IUGR. अगर ब्रेन नॉर्मल है, ब्रेन की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है, ठीक है, उसका पैराइटल डायमीटर जो आप अल्ट्रासाउंड में सब लेते हो, अगर वो नॉर्मल है, कुछ और चीजें बॉडी ग्रोथ लाइक एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और चीजें कम है, तो दिस इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक IUGR. इसके लिए आप क्या करते हो? एक पॉन्ड्रल इंडेक्स भी निकलता है. ठीक है. पॉन्ड्रल इंडेक्स में आप क्या लेते हो? किसी को आइडिया है किस चीज का? वेट और हाइट के अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है, डिलीवर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका पॉन्ड्रल इंडेक्स निकालते हो. ठीक है. ये बेसिकली बॉर्न प्री टर्म लो बर्थ वेट है, तो नियोनेटल मोर्टेलिटी का प्री मेच्योरिटी जो है एक बहुत बड़ा परसेंटेज कवर करती है. ठीक है. दैट इज समटाइम्स 75%, बट अब जो है ये थोड़ा थोड़ा कम होके 45% तक आ चुका है. ठीक है. इंसिडेंस ऑफ प्री मेच्योरिटी इन इंडिया इज 12.8% and it causes 3 to 4 times higher long-term disabilities as compared to the normal child. These are the causes of neonatal mortality. इसमें जो preterm birth है, gradually से पहले बहुत ज्यादा कॉज था, हम सर्वाइवल नहीं कर पाते थे प्रीटर्म बच्चों का. अब बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर मेडिकेशन, सर्फेक्टेंट थेरेपी, CPAP, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, ठीक है, इंक्यूबेटर्स, एंटीनेटल स्टेरॉइड्स जो मदर को देते हैं जिससे लंग मेच्योरिटी होती है. तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर इम्प्रूविंग द प्री टर्म सर्वाइवल एंड इंटैक्ट सर्वाइवल बेसिकली. तो जो पहले मोर्टेलिटी या जो मेन कॉज होता था प्री मेच्योरिटी डेथ का, that has been decreased up to 35%, but still it is the major cause of neonatal mortality in the neonates. ये सिंपल पिक्चर्स है, जैसे एक 3 kg बच्चा है, ये 1500 अराउंड, ये 900, तो जितना छोटा होता जाएगा उतनी उसकी मेच्योरिटी कम होती जाती है.
ये डेथ परसेंटेज कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही जो अभी डायग्रामेटिक था उसी का सेम है कि प्री मेच्योरिटी अराउंड 46.4%, आरडीएस और इन्फेक्शंस सेप्सिस जिसे बोलते हैं दैट इज 14.4%, डायरिया 8%, कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन 4.6% और कॉर्ड इंजरी 4.5%, बर्थ इंजरी 3% एंड विच आर नॉट क्लासिफाइड आर 19.1%. नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ IUGR. ठीक है, लो बर्थ वेट की बात हो रही है तो IUGR सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल IUGR जिसमें ब्रेन एंड बॉडी बोथ ग्रोथ्स विल बी हैम्पर्ड, दैट विल ऑलवेज बी अर्ली ऑनसेट, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आपका हाइपर प्लेजिया वाली स्टेज होती है उसी में सेल का डिवीजन नहीं प्रॉपर हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज ऑलवेज अर्ली ऑनसेट. कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉर्मल स्मॉल हो सकता है जो आपकी जियोग्राफिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी है. लो प्रोफाइल स्टेटस और लो रिस्क ऑफ पेरिनेटल एस्फिक्सिया, ब्रेन सिमेट्री टू बॉडी साइज, नॉर्मल blood flow in the cerebral vessels and low risk of hypoglycemia. This is seen in genetic. TORCH कोई भी intrauterine infection first trimester second trimester में हो रहा है. Chromosomal anomalies और aneuploidy type कुछ होंगे. ठीक है. Then asymmetric late onset, हमेशा थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर कोई प्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो गई है, यूट्राइन आर्टरी का कोई कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, उसमें एसिमेट्रिक प्रोलॉन्ग स्टेज में होती है. कोई इन्वायरमेंटल इंड्यूस हो सकता है. ठीक है, सो देयर विल बी अ रिस्क ऑफ पेरिनेटल एस्फिक्सिया, ब्रेन स्पेयरिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन द इंट्रासेरेब्रल आर्टरीज, क्योंकि बॉडी और जगह जो ब्लड फ्लो है गट वट और जगह कम करेगी और ब्रेन में ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी. सो देयर इज अ रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. क्रॉनिक फीटल डिस्ट्रेस कुड बी देयर. प्री एक्लेम्शिया लाइक कंडीशन जो होती है, प्री एक्लेम्शिया, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, पुअर कैलोरीज इनटेक और डायबिटीज अगर मदर में डायबिटीज है. फैक्टर्स जो बर्थ वेट को डिटरमाइन करते हैं, जेनेटिक टाइप्स हो सकते हैं. ठीक है, मेल फीमेल पे डिपेंड करता है. मदर में भी अगेन जीनोटाइप, मैटरनल इन्वायरमेंट, मैटरनल एज और पैरिटी क्या है. ठीक है, और सम आर द 30% आर द अननोन ओरिजिन. नाउ द रिस्क फैक्टर फॉर लो बर्थ वेट. ठीक है, लो बर्थ वेट क्यों होगा? डेमोग्राफिक प्रोफाइल, लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, मदर एनीमिक है, ठीक है, कोई भी जितने सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से लो बर्थ वेट हो सकता है. देन प्रेगनेंसी रिलेटेड, अगर मल्टीपल जेस्टेशन से ट्विंस हो रहे हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रिपल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी लो बर्थ वेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, बर्थ ऑर्डर क्या है? मदर इज हैविंग अनीमिया, एनी फीटल डिजीजेस, प्री एक्लेम्शिया और हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनी इन्फेक्शन, प्लेसेंटल प्रॉब्लम, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है या फिर कुछ एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है इन बिटवीन, और PROM, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. प्री प्रेगनेंसीज में अगर प्रेगनेंसी से पहले ही लो बर्थ वेट फॉर हाइट, शॉर्ट स्टेचर, कोई और प्रॉब्लम्स है, क्रॉनिक मेडिकल इलनेस है, पुअर न्यूट्रिशन है, मदर हाइट भी कम है अगर, और प्रीवियसली भी लो बर्थ वेट बेबी अगर डिलीवर हुआ है, यूट्राइन और सर्वाइकल अनोमलीज हैं कुछ, और पैरिटी मोर देन 5. देन सम बिहेवियरल प्रॉब्लम, लो एजुकेशनल स्टेटस, स्मोकिंग, नो केयर और इनएडिक्वेट प्रीनेटल केयर, पुअर वेट गेन, अल्कोहल अब्यूज, कोई भी ड्रग अब्यूज वगैरह अगर होता है, या फिर कोई जैसे ड्रग्स की हिस्ट्री लेते हो जो कि नहीं देनी चाहिए प्रेगनेंसी में. ठीक है, एनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैन कॉज अ लो बर्थ वेट. These are the fetal neonatal infancy adult disorder that might result from a fetal programming. मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जेस्टेशन में होती हैं ट्राइमेस्टर वाइज. जैसे अगर लो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, फीटल प्लेसेंटल, अगर प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है बेसिकली, और थर्ड में अगर ब्रेन ग्रोथ वगैरह प्रॉपर नहीं है, फीटल अडेप्टेशन अगर नहीं हो रहा है, डाउन रेगुलेशन है फीटल ग्रोथ का जो एनवायरमेंट में है उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल रहा है, ग्रोथ फैक्टर्स प्रॉपर नहीं है, तो दीज ऑल कैन लीड टू अ लो बर्थ वेट. एंथ्रोपोमेट्री आप देखते हो सिमेट्रिकल है क्या है, जैसे अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो सिमेट्रिकल IUGR. सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कुछ भी हो सकता है, और अगर थर्ड में है तो एसिमेट्रिकल IUGR होगा. इन्फेंट ग्रोथ अगर
ऑलरेडी वो सिमेट्रिकली है तो उसमें रिड्यूस्ड ग्रोथ होगी, ठीक है। सेकेंड में भी रिड्यूस होती है, लेकिन थर्ड जो एसिमेट्रिक IUGR होते हैं यूजुअली अप टू 2 years ऑफ एज वो कैचअप ग्रोथ तक नॉर्मल बच्चे की तरह उनकी ग्रोथ आ जाती है, ठीक है। बट क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? अडल्ट लाइफ में जो सिमेट्रिकल IUGR होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर मिलता है। सेकेंड में जो होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड वाले में भी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मेलिटस कैन बी देयर। देन क्लिनिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट के लिए हम इतना कंसर्न क्यों हैं? बेसिकली प्रीटर्म और ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड जो इन्फेंट या न्यूबॉर्न होते हैं हैव इंडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, दोनों सिमिलर चलते हैं बेसिकली, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मॉल साइज फॉर जेस्टेशनल एज डिपेंड ऑन इटियोलॉजी, सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, and perinatal mortality rate among IUGR baby is 5 to 20 times more than the AGA appropriate for gestational age newborn. इंट्रायूट्राइन डेथ के कॉजेज क्या होते हैं एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड ट्रीट देम? वन, इफ देर इज अ क्रॉनिक हाइपोक्सिया, लंबा हाइपोक्सिया चल रहा है, फीटल डिस्ट्रेस में चला गया बच्चा एंड डाइड, इसके लिए हम क्या करते हैं? रेगुलर एंटीनेटल मॉनिटरिंग, सर्विलेंस करना होता है, ठीक है। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है जिससे ब्लड बच्चे में कम जाएगा, ग्रोथ कम होगी, अल्टीमेटली किसी ने नहीं देखा तो चाइल्ड विल मे डाई। तो यू रिक्वायर अ प्रॉपर अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग जो आप एवरी ट्राइमेस्टर वाइज कराते रहते हो, ठीक है। उसमें आपका डॉपलर भी कराते हो, कितना प्लेसेंटल फ्लो जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। इवन एब्सेंट यूट्राइन फ्लो में आपको इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ जाता है फॉर चाइल्ड सर्वाइवल। ग्रोथ फेलियर को कैसे देखना है? बायोफिजिकल प्रोफाइल जो होती है, मैलफॉर्मेशन वगैरह डॉपलर वेलोसिमेट्री से देखते हैं। इन्फेक्शन एंड अदर थिंग्स, अगर कोई मदर को इन्फेक्शन है तो मदर को एंटीबायोटिक्स देना है, बेड रेस्ट देना है। इन्फेक्शन या कोई अब्रप्शन है तो यू हैव टू डू द डिलीवरी। अगर सीवियर एंटीपार्टम हेमरेज हो गया है तो आपको यू हैव टू डिलीवर द चाइल्ड, अदरवाइज चाइल्ड में लैंड अप इनटू अ इंट्रायूट्राइन डेथ, ठीक है। एंड फीटल डिस्ट्रेस, दीज आर द अदर कॉजेज वेयर यू कैन गो फॉर द डिलीवरी। सीवियर मदर को सीवियर हाइपरटेंशन हो गया है, एक्लेम्शिया में चली गई है मदर, ठीक है, सीवियर एंटीपार्टम हेमरेज है तो प्रीमेच्योरली भी चाइल्ड कैन बी डिलीवर्ड। HGA स्टेटस इज इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर ऑफ फीटल इंक्रीज फीटल एंड पेरिनेटल एंड न्यूनेटल डेथ, ठीक है। अगर स्मॉल फॉर जेस्टेशन आता है तो अगेन ये एक तरह से रिस्क फैक्टर है। सेकेंड थिंग इज द एस्फिक्सिया। ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चों में, ठीक है। एस्फिक्सिया अक्यूट भी हो सकता है, अक्यूट अब्रप्शन, अब्रप्शो प्लेसेंटी होता है, सडन ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, तो उसमें अक्यूट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया होगा। अगेन आपको एंटीपार्टम इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग करनी है। क्रॉनिक हाइपोक्सिया हो सकता है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, प्री एक्लेम्शिया, एसिडोसिस, ग्लाइकोजन डिप्लीशन, तो उसमें आपको बच्चे के लिए अगर हाइपोक्सिया आपको लग रहा है कि कोई रिस्क फैक्टर है तो आपको न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए रेडी रहना है, ठीक है। पुअरली टॉलरेट लेबर एंड वेजाइनल डिलीवरी एंड साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस आर वेरी कॉमन एंड कॉन्सिक्वेंसेज कैन लीड टू, अगर बच्चे को प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया रहा, इमीडिएट रिससिटेशन नहीं मिला तो चाइल्ड कैन लैंड अप इनटू अ हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। मिकोनियम एस्पिरेशन अगर हो गया स्ट्रेस के अकॉर्डिंग तो मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, GIT hypoperistalsis और acute tubular necrosis. These are the consequences of hypoxia or asphyxia at birth. देखो यह है न्यूनेटल रिससिटेशन एल्गोरिथम। कोई भी बच्चा डिलीवर होता है, इफ एंटीनेटल काउंसलिंग, ड्रीम ब्रीदिंग इक्विपमेंट चेक है, बर्थ पे तुम्हें क्या देखना है? टर्म जेस्टेशन, टोन एंड ब्रीदिंग और क्राइम, ठीक है। अगर ये सब है तो आप रूटीन केयर देते हो, मदर के पास शिफ्ट करते हो। अगर नहीं है तो इमीडिएटली आप बच्चे को क्या करते हो? वार्मर पे शिफ्ट करते हो। आपको 5 स्टेप्स करने हैं। वार्म देनी है बच्चे को, वो आपने वार्मर पे शिफ्ट कर दिया कॉर्ड क्लैम्प करके, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग करते हैं बच्चे की, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उससे हीट लॉस ना हो इसलिए आप उसको ड्राई करते हो, ठीक है। और स्टिमुलस देते हो। स्टिमुलस कैसे देते हैं? बैक रबिंग से। अब वो जो पहले मारते थे बच्चे को, ऐसे नहीं करना है, स्लैपिंग कुछ नहीं करनी है, ठीक है। जेंटल बैक रबिंग 3 to 5 टाइम्स आपको करनी है। उसके बाद अगर कोई सिक्रीशंस वगैरह हैं तो आप उसको सिक्रीशंस क्लियर करते हो और पोजीशनिंग, ठीक है। बिल्कुल नेक फ्लेक्स है तो ब्रीथ नहीं कर पाएगा तो आपको नेक उसको स्निफिंग पोजीशन में रख करके पोजीशनिंग करनी है। तो दीज आर द बेसिक्स 5 स्टेप्स
of neonatal resuscitation if child is not crying or breathing at birth. ठीक है, if still child is having apnea, वो breathe नहीं कर पा रहा है, gasping में है, heart rate less than 100 per minute है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट करते हो. SpO2 मॉनिटरिंग, हमेशा जब भी आप नियोनेटल रिससिटेशन करते हो फर्स्ट 10 मिनट्स, तो राइट अपर आर्म में आपको लगाना होता है मॉनिटर SpO2, ठीक है, क्योंकि आप प्री डक्टल सैचुरेशन लेते हो. और ECG मॉनिटरिंग अलोंग विद दैट, अगर 1 मिनट में बच्चा क्राई नहीं करा, ब्रीदिंग सही नहीं आई तो, और अगर ब्रीदिंग आ गई लेकिन लेबर्ड है तो उसको CPAP में शिफ्ट करते हैं. अगर हार्ट रेट स्टिल लेस देन 10 पर मिनट है और आप चेस्ट मूवमेंट देखते हो, उसके बाद आप वेंटिलेशन, जो भी है तुम्हारा इंट्यूबेशन, ये सारी प्रोसेस करते हो. अब जो ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं, ये अम्बू एंड मास्क के थ्रू देते हैं. नॉर्मल जो टर्म बच्चे होते हैं उसमें 21% से, मतलब रूम एयर से आपको ऑक्सीजन अटैच करने की जरूरत नहीं है. लेकिन प्री टर्म में बस एक डिफरेंस ये होता है कि आप जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनमें 21 to 30% ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है. बाकी और जो एल्गोरिदम है वो सेम रहता है. ये बेसिक स्टेप्स हैं. हीट लॉस को प्रिवेंट करना है, उसके लिए वार्म अप पे शिफ्ट किया, ड्राइंग कर दी बच्चे की, पोजीशनिंग करनी है, सक्शनिंग ऑफ एयरवेज एंड टेक्टाइल स्टिमुलेशन. टेक्टाइल स्टिमुलेशन हमेशा बैक रबिंग करके देते हैं, ठीक है. देन फ्री फ्लो ऑक्सीजन इफ सम लेबर्ड ब्रीदिंग या कुछ डिस्ट्रेस है. बैग एंड मास्क वेंटिलेशन अगर चाइल्ड इज इन एपनिया और गैस्पिंग रेस्पिरेशन और लेस देन 100 हार्ट रेट. और चेस्ट कंप्रेशन रिक्वायर्ड इफ हार्ट रेट इज लेस देन 60 per minute. एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन अलॉन्ग विद दैट, और मेडिकेशन एड्रेनलिन अगर चेस्ट कंप्रेशन के बाद भी हार्ट रेट लेस देन 60 per minute है, ठीक है. ये सिंपल वो है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है. ये आपकी वार्मर ट्रॉली है जिसमें आपको बेबी को लेना है. ये ऑक्सीजन सप्लाई है आपकी, ये सक्शन है, ये सारी चीजें वहां पे रेडी रहनी चाहिए, ठीक है. ये अम्बू है, ये वाला अम्बू, ये रिजर्वॉयर अटैच्ड है, ये मास्क है प्री टर्म, ये टर्म के लिए है, ये प्री टर्म के लिए 0 साइज प्री टर्म के लिए, 1 साइज टर्म के लिए. लैरिंगोस्कोप ब्लेड्स होती है 0001 की, ठीक है. तो प्री टर्म के लिए आप 0 या 00 की यूज कर सकते हो. एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर है या किस उसके हिसाब से. और ये बाकी ये ड्राइंग कर रहे हैं अभी, ठीक है. ये इनिशियल स्टेप्स, ये बैक रबिंग हो रही है, ठीक है. बैक में रब कर सकते हो आप उसी कपड़े से. ये सक्शन कर रहे हैं, ठीक है. ये भी रबिंग है, सोल पे कर सकते हो. ये बाकी सक्शनिंग कर रहे हैं पोजीशनिंग के साथ. ये बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है, कैसे अप्लाई करना है. दिस इज द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जहां पे वेंटिलेशन के साथ बच्चे को रखा हुआ है. देन मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट थिंग, ये तुमको हो चुका है ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न्स, तो उसमें डिटेल में पढ़ाई चुके हैं. जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज. HMD इज अ पैथोलॉजिकल टर्म, तो हम क्लिनिकली जो यूज करते हैं दैट इज RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम दोनों डिफरेंट हैं. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसमें सेरिब्रल आपके और निमोनिया और चीजें सब आ सकती है, सर्जिकल अदर कॉजेस. RDS इज द डायग्नोसिस, वन एंटिटी, ठीक है. तो पैथोजेनेसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूड प्रीमेच्योरिटी, एस्फिक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, मल्टीपल जेस्टेशन एंड डिफ्यूज सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी. इवन इन मेकोनियम एस्पिरेशन जब केमिकल डैमेज होता है एल्वियोलाइज में, दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ इट विल नॉट कॉज RDS बट सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी. प्रिवेंशन के लिए मेन चीज ये है कि देखो हमें मेन क्या फोकस करना है कि प्री मेच्योरिटी नहीं होने देनी है, ठीक है. पर यह है कि अगर अंदर का इन्वायरमेंट ही सेफ नहीं होगा तब तो प्री मेच्योर डिलीवर कराना पड़ेगा, बट ट्राई कि हम उसे टर्म जेस्टेशन के पास ले जाएं, जिससे जो उसका लंग्स की मैच्योरेशन है वो प्रॉपर हो जाए, ठीक है. एंटीनेटल स्टेरॉइड्स, एंटीनेटल स्टेरॉइड्स में हम क्या क्या देते हैं, डेक्सामेथासोन एंड बेक्लोमेथासोन, ठीक है. डेक्सामेथासोन की 4 डोजेज होती है और बेक्लोमेथासोन की 2 डोजेज होती हैं 24 आवर्स अपार्ट, ठीक है. तो ये कब से कितने जेस्टेशन, 28 वीक्स से 34 वीक्स जेस्टेशन के बीच में आपको देना होता है. उसके बाद मानते हैं कि सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ एस्फिक्सिया, क्योंकि जितना एस्फिक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, उतना ही सर्फेक्टेंट का आपका प्रोडक्शन कम होता है. एस्फिक्सिया में भी आपको RDS मिल सकता है. इंट्यूबेशन एंड सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन. ट्रीटमेंट में आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, ऑक्सीजन सप्लाई करनी है और मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड सर्फेक्टेंट.
ठीक है। HMD नॉट इंक्रीज इन मोर मेच्योर HGA इन्फेंट, मतलब अगर कोई टर्म बच्चा है 37 वीक्स का बच्चा है और वो लो बर्थ वेट है तो उसके लंग्स ऑलरेडी मेच्योर होंगे, तो उसमें RDS होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ MAS या कुछ और चीजें हो गई, या इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है जिसमें सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन कम होता है, तो उनमें हो सकता है। अदरवाइज टर्म IUGR या टर्म LGA बेबीज आर लेस प्रोन टू हैव अ RDS। ये RDS के वही जो व्हाइट आउट लंग्स हैं, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, लास्ट टाइम भी डिस्कस हुई थी। अगर इसमें आप सर्फेक्टेंट नहीं दोगे और इसी में वेंटिलेट करते रहोगे तो हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एल्वियोलाई पूरे कोलैप्स हैं। आप बहुत हाई प्रेशर दोगे तो उससे एयर लीक हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स बन सकता है और न्यूमो पेरिकार्डियम आ सकता है। ठीक है। देन अनदर एंटिटी इज अ मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या है, कहीं कहीं पे इंट्रापार्टम सक्शनिंग भी करते हैं वो लोग, और अदरवाइज जब बेबी डिलीवर हो रहा है मेकोनियम फ्लूइड का, ठीक है, दैट इज अ रिस्क फैक्टर, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। रिससिटेशन नॉर्मल होता है, बैग एंड मास सब कुछ देते हैं। ओनली कंडीशन जिसमें सक्शनिंग, पहले सक्शनिंग करते थे, जब भी कोई मेकोनियम एस्पिरेशन का बच्चा आता था मेकोनियम फ्लूइड वाला, उसको हमेशा सक्शनिंग करते थे। ठीक है, उसमें बैग एंड मास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था, लेकिन अब ये हट चुका है। आपको सारे बच्चों में बैग एंड मास ही देना है अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है आफ्टर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन। ओनली अगर कहीं पे थिक मेकोनियम प्लग आपका फंस गया है जो जिससे चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ओनली इन दैट कंडीशन यू हैव टू डू द tracheal suctioning, otherwise you have to follow the same NRP protocol जो कि बाकी लोगों के लिए। ठीक है, you have to वही टेम्परेचर मेंटेन करना है, ऑक्सीजन इफ रिक्वायर्ड, मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड गुड NICU केयर। एंड मेन इंपॉर्टेंट इज मेटिकुलस एंटीनेटल एंड इंटरपार्टम फीटल मॉनिटरिंग। और जहां से मेकोनियम एस्पिरेशन हो गया और लेबर प्रोग्रेस नहीं करना है तो यू हैव टू डू द सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, वजाइनल डिलीवरी इज नॉट अ नॉर्मल ऑलवेज, है ना। अगर बेबी इज नॉट इंटैक्ट और बेबी इज नॉट फाइन देन इट इज नॉट अ नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज है, उसको खाली वजाइनल डिलीवरी बोलते हो। अगर बच्चा आपका NICU में पड़ा है, मेकोनियम है, वजाइनल डिलीवरी, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कि आपका बेबी भी सही होना चाहिए, मदर भी सही होनी चाहिए, तो दैट इज अ नॉर्मल। ठीक है, बाकी आप इसमें क्या क्या दे सकते हो, सलाइन लवाज, स्टेरॉइड्स, चेस्ट फिजियोथेरेपी। मेनली एंटीबायोटिक्स इनका कोई रोल नहीं है मेकोनियम एस्पिरेशन में, जस्ट आपको सपोर्टिव थेरेपी ही देनी होती है। इसमें आपको अलग अलग इन्फिल्ट्रेट्स, बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, क्योंकि मेकोनियम कहीं पे इम्पैक्ट हो गया है, कहीं पे नहीं है। जो एरिया खुले हैं वो हाइपर इन्फ्लेट होते जाएंगे और जहां पे मेकोनियम चला गया वो केमिकल डैमेज करके कोलैप्स हो जाएगा, वो सर्फेक्टेंट लॉस कर देता है वहां से। रिस्क फैक्टर्स फॉर द थर्मल इंस्टेबिलिटी इन प्रीटर्म। प्रीटर्म बच्चों में दे आर वेरी प्रोन टू हैव हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, सेप्सिस। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया हमेशा बच्चे में प्रिवेंट करना है। कोल्ड स्ट्रेस क्या होता है बच्चों में, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना फ्लेक्शन पोजीशन में रहते हैं, ये बिल्कुल एक्सटेंशन में पड़े रहते हैं। जितना टर्म होगा बच्चा उतना बच्चा क्या करता है, उसमें फ्लेक्शन पोजीशन में रहता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर होते नहीं है, एक्सटेंशन में पड़े रहते हैं, उतना ही आपका हीट लॉस होता रहता है। ठीक है, दूसरा जो होते हैं, जब भी कोल्ड स्ट्रेस होगा तो आपके स्किन थर्मोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो दीज ऑल कैटेकोलामाइन रिलीज, ये सब क्या करते हैं बच्चों में हीट लॉस को प्रिवेंट करती है, हीट बैलेंस का काम करती है। ठीक है, हाइपोथर्मिया मेनली आपको हीट लॉस को प्रिवेंट करना है बच्चे में। हाइपोक्सिया होने लगेगा, हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज फैट स्टोर, क्योंकि फैट का तुम्हारी लाइपोलाइसिस होने लगती है, सबक्यूटेनियस इंसुलेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया है, तो दे ऑल कॉजेज हाइपोथर्मिया। तो इसलिए बच्चे को क्या करना है, एक तो पैदा होते ही एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको ड्राई कर देना है, वार्मर पे शिफ्ट करना है। बहुत सारे थर्मल कुछ ब्लैंकेट्स भी आते हैं, कुछ हैट्स आती हैं, वो यूज कर सकते हैं। और मेन चीज है कि जहाँ पे बच्चा डिलीवर हो रहा है वहाँ की विंडो, फैन, AC सब कुछ बंद होना चाहिए, और वहाँ का जो रूम टेम्परेचर है वो आपका 28 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी को हाइपोथर्मिया हो जाता है, मेनली हाइपोथर्मिया कब होता है बच्चे को, ट्रांसपोर्टेशन में।
ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में वैसे ही आते हैं, तो दे कम्स इनटू अ सीवियर हाइपोथर्मिया। तो उसमें हमें मेनली मेंटेन रखना है कि वो इंक्यूबेटर में ट्रांसपोर्ट हो। अगर इंक्यूबेटर में यहाँ फैसिलिटी नहीं है, हिली एरियाज में नहीं है, तो उसे प्रॉपरली आप कॉटन रैप करके या क्लोथिंग के साथ भेज सकते हैं, ठीक है। रीवार्मिंग करना होता है। जितना हाइपोग्लाइसीमिया होता जाए, जितना हाइपोथर्मिया होता जाएगा, उतना ही बच्चे को अंदर बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो उतना ही उसका ग्लूकोज कंज्यूम होता है बॉडी में, तो मोर चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। उसी के साथ एसिडोसिस होती है। तो आपको ये सारी चीजें करेक्ट करनी होती है। एक तो बच्चे को रीवार्म करना है, उसका ग्लूकोज करेक्ट करना है, एसिडोसिस होगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है। और ये जो स्पेशल हेड कूलिंग ओनली इन कंडीशन ऑफ HI, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफ्लोपैथी में करते हो आप, ठीक है। इसको आप थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया कहते हो, नॉट इन अदर कंडीशंस। Another important thing for premature और SGA babies is a kangaroo mother care, ठीक है। जो कैंगरू होता है वो कैसे करता है, उसके आगे थैली होती है ना, उसमें बेबी लगा रहता है उसका हर समय, है ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है प्री टर्म बेबीज के लिए। तो वो क्या करे, मदर के साथ उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं, ताकि उससे क्या होता है, मदर की हीट मिलती रहती है, बच्चा हाइपोथर्मिक नहीं होता है, ठीक है। मेन चीज ये है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे क्या होगा बच्चे को, इससे मदर और बेबी का अटैचमेंट बढ़ता है, बच्चा खुद को भी सेफ सिक्योर करता है, मदर को लैक्टेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और साथ में बेबी को स्टिमुलस मिलता रहता है। जैसे जितना छोटा बच्चा होता है इसमें एपनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सेंट्रल भी मैचुरेशन नहीं है, CNS मैचुरेशन नहीं है, तो उसे ये नहीं पता मुझे कब उसको ब्रीथ करना है, कब उसका CO2 रिटेंशन होने लग गया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लेस देन 34 वीक्स है, तो दे लैंड अप इनटू अ एपनिया ऑफ प्री मेच्योरिटी, ठीक है। प्री मेच्योरिटी की वजह से एपनिया शुरू होता है। तो जितना मदर से स्किन कांटेक्ट में रहेगा उतना उसे स्टिमुलस मिलता रहता है, तो एपनिया के चांसेस कम होते हैं, हाइपोथर्मिया के चांसेस कम होते हैं। मदर के पास है तो बच्चा फीडिंग प्रॉपर टाइमली करता रहता है, ठीक है। और दूसरा बेटर वेट गेन में हेल्प करता है, इंक्रीज द इन्फेंट अलर्टनेस, प्रोलॉन्ग एंड इनहेंसेस द लैक्टेशन, there is a more homogeneous sleep patterns, less irritability in later infancy and more direct social eye contact. Then another important thing which happens in preterm or low birth weight children is hypoglycemia. हाइपोग्लाइसीमिया में मेनली होता क्यों है, क्योंकि वहां पे आपके हिपैटिक और जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है वो प्री टर्म्स में भी कम होता है, और टर्म IUGR जो लो बर्थ वेट होते हैं, SGA बेबीज होते हैं, उनमें भी स्टोरेज कम होता है। अगर उनको प्रॉपर फीड नहीं दिया टाइमली, टू आर्ली हम बोलते हैं कि बच्चों को फीड कराओ, कभी नहीं दी उन्होंने, 4-5 घंटे नहीं दी, तो बच्चे का स्टोर नहीं है। जितनी बार आप फीड दे रहे हो वही ग्लूकोज वो यूज कर रहा है, उसके पास स्टोर्स नहीं पड़े हैं लंबे टाइम के लिए, है ना। जैसे हम लोग फास्ट रखते हैं कुछ टाइम, तो हमारा जो बॉडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो यूज होता है, लेकिन बच्चों में इतना हाई स्टोरेज नहीं होता है। तो जितना आप फीड दोगे 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए मेंटेन करेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर फीडिंग नहीं दे रहे हैं तो चाइल्ड कैन लैंड अप इनटू अ हाइपोग्लाइसीमिया। डिक्रीज ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स उनका है नहीं, हीट लॉस, हाइपोक्सिया, डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, डिक्रीज काउंटर रेगुलेटरी, जैसे हमारा नहीं हुआ तो और जो ग्लूकोज बढ़ाने वाले हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं, बट बच्चा प्रीमेच्योर है और लो बर्थ वेट है तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स नहीं बढ़ पाते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। तो इसलिए जो भी प्री मेच्योर बच्चा होता है उसके लिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट शुगर मॉनिटरिंग करी जाती है। कहीं वार्ड में भी है, मदर साइड भी है, या ICU में है, जहां भी है, तो उसकी सर्टेन जो ये फिक्स आवर्स हैं इतने में आपको करनी होती है। जैसे फर्स्ट 24 आवर्स में आप कितनी बार कर ले रहे हो, 6 बार कर ले रहे हो, उसके बाद आप कितने कर रहे हो, उसके नेक्स्ट 24 आवर्स में आप 2 बार कर रहे हो, उसके बाद फिर आप एक दिन से करते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती आती है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हो। आपको IV फ्लूइड स्टार्ट करना होता है विद 10% डेक्सट्रोज, एंट्रल न्यूट्रिशन इफ पॉसिबल, नहीं है तो फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन। वार्मथ टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखना है, वो भी नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बहुत हाई कर दिया। और रियली यू रिक्वायर द स्टेरॉइड्स, ग्लूकागॉन एंड डाइजॉक्साइड इफ देयर इज अ हाइपरइंसुलिनीमिया और अदर कंडीशंस आर देयर, ठीक है। अवॉइड रिपीटेड मिनी बोलस। मिनी बोलस का मतलब क्या है, शुगर सपोज कम आई 20 हो गई, आपने एक बोलस दिया, ठीक है, उसके बाद आपको एक कंटिन्यू फ्लूइड जिससे कांस्टेंट स्पीड से उसका ग्लूकोज जाता रहे वो देना होता है। ऐसा बोलस दे दिया, फिर आपने देखा अरे इसके तो 300 पहुंच गई, ठीक है,
लेकिन क्या होगा, जब इतनी हाई शुगर होगी तो इंसुलिन बढ़ेगा बॉडी में, फिर वो कम हो जाएगी। तो बार बार मिनी बोलस नहीं देना है, एक बार आपने बोलस दे दिया उसके बाद कंटिन्यू आईवी फ्लूइड चलाना है, ठीक है। Then hyperglycemia, this is again common in very low birth weight and ELBW children. You require the glucose monitoring, basically because of low insulin secretion rate, increased catecholamine and glucagon effect, or for that you have to give the insulin and aminophylline. रूमिंग इन बेडिंग इन क्या होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन, कि जो बेबी है वो मदर के साथ ही रहे, ठीक है। इससे सेम जैसे कैंगरू मदर केयर में होता है, वैसे ही जैसे समटाइम्स टर्म लो बर्थ वेट है अगर, ठीक है, समटाइम्स वी यूज टू शिफ्ट द चाइल्ड टू मदर साइड, तो बट उस टाइम में क्या होना चाहिए, रूमिंग इन एंड बेडिंग इन, वो एक ही रूम में रहें, एक ही बेड में रहें, जिससे बच्चे को वार्म, सिक्योरिटी, फीडिंग, ये सब चीजें टाइमली मिलती रहे, ठीक है। Another important thing is polycythemia and hyperviscosity. Polycythemia is more common in IUGR and SGA baby rather than preterm AGA, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से होता है, या ये मैटरनल फीटल ट्रांसफ्यूजन और इंक्रीज इरिथ्रोपोइसिस। तो आपको हिमेटोक्रिट मॉनिटर करना है फर्स्ट 72 आवर्स। ज्यादा ब्लड अगर हिमेटोक्रिट होता है तो उसमें भी आपका शुगर कंजम्पशन ज्यादा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं, तो आप साथ में अकॉर्डिंगली शुगर देते हो, बच्चे को ग्लूकोज इन्फ्यूजन देते हो, ऑक्सीजन देते हो। अगर हिमेटोक्रिट 65 to 70 है तो सिर्फ आप आईवी फ्लूइड रखते हो, एसिम्प्टोमेटिक है बच्चा तो आईवी फ्लूइड पे रखना है। 65 से 70 है तो पार्शियल एक्सचेंज, अगर सिम्टोमेटिक का मतलब अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, अगर किसी को जॉन्डिस डेवलप हो रहा है, किसी को कुछ और सीजर, कुछ और चीजें आ रही हैं, तो फिर आप उसको पार्शियल एक्सचेंज का मतलब उसका ब्लड निकाल लेते हैं, ठीक है। और हिमेटोक्रिट अगर 70 से ऊपर है, अगर बच्चा एसिम्टोमेटिक है, तब भी आपको पार्शियल एक्सचेंज करना है, ठीक है। पार्शियल एक्सचेंज का एक होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जो कि आपका किसमें करते हैं, बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी में, उसमें आपने उसका ब्लड निकाला और ब्लड दूसरा दिया। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा ब्लड है, हिमेटोक्रिट बहुत ज्यादा है, तो आपको उसे निकालना है, क्योंकि उतना ही ब्रेक डाउन होगा, उतना ही जॉन्डिस के चांसेस होंगे, उतना ऑक्सीजन ग्लूकोज कंजम्पशन होगा, तो उतना हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस है, तो इसलिए आपको इसमें पार्शियल एक्सचेंज और एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है। इम्यून फंक्शन एंड इन्फेक्शियस डिजीज रिस्क, इसमें क्या होता है कि मेनली जो प्री मैच्योर है उसमें स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन बैरियर जो होता है पुअर है, और कीमोटैक्सिस, फेगोसाइटोसिस, जो कॉम्प्लीमेंट्स लेवल है वो कम होते हैं, लो इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स, इन्वेजिव प्रोसीजर, इंट्यूबेशन, IVSS, malnutrition, congenital infections, these all causes decreased immunity and more prone to have infection in preterm and low birth weight. So most important thing is a hand washing, and ICU का जो क्राइटेरिया है अंदर घुसने का, दैट इज द हैंड वॉशिंग, ठीक है। एसेप्सिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अम्बिलिकल कॉर्ड केयर, एसेप्सिस कोई भी आप एक बच्चे से दूसरे बच्चे को छू रहे हो तो हैंड सैनिटाइजेशन या हैंड वॉशिंग। NICU इन्फेक्शन जो सर्विलेंस होते रहते हैं बीच बीच में, ब्रेस्ट फीडिंग, एंट्रल फीडिंग, अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रल फीडिंग। ट्रीटमेंट में यू हैव टू गिव द IV एंटीबायोटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट, इफ समटाइम्स रिक्वायर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। Other problems, hypocalcemia, hypomagnesemia, thrombocytopenia, neutropenia, exaggerated physiological jaundice, apnea, pulmonary hemorrhage, ठीक है, intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, perforation, apnea. So these are the various problems which are associated with preterm children. Danger signs, if child is having lethargy, hypothermia, respiratory distress, cyanosis, convulsion, abdominal distension, ब्लीडिंग, पाम एंड सोल तक अगर येलो हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिव वेट लॉस, वॉमिटिंग एंड डायरिया। द वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सर्वाइवल ऑफ प्रीटर्म इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लो बर्थ वेट और अ प्रीटर्म चिल्ड्रन, क्योंकि डिलीवरी किसकी कहीं भी हो सकती है, कोई हिल्स में है या कहीं पर भी है, लेकिन उसको वहां से टर्शरी केयर सेंटर में पहुंचने तक के लिए आपको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डिफाइंस द सर्वाइवल और द इंटेक्ट सर्वाइवल ऑफ द प्रीटर्म चिल्ड्रन, ठीक है। तो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वार्मथ, बच्चा कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठंडा होगा तो हाइपोक्सिया होने लगेगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, एसिडोसिस होगी, ब्लीडिंग होगी, अल्टीमेटली चाइल्ड कैन डाई। तो ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें आ रहा है, इंक्यूबेटर है तो बहुत अच्छा है,
अर्ली इजी अटैचमेंट ऑफ कहीं भी कोई इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए, पोर्टेबिलिटी आसान होनी चाहिए, और जिसमें आ रहा है वो क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए। इंक्यूबेटर, ये अलग अलग टाइप के इंक्यूबेटर होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में, ठीक है। मेडिसिन साथ में ये जो इम्पोर्टेंट है, एड्रेनालिन है, D10 है, NS है, फिनोबार्बिटोन है, ठीक है। इक्विपमेंट, बैग एंड मास्क, अम्बू होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, लैरिंगोस्कोप, ET एंड मॉनिटर्स, SpO2 जिससे आप हार्ट रेट SpO2 मॉनिटर कर सको, और बाकी IV कैथ, स्टेथोस्कोप, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, दीज आर इम्पोर्टेंट। Prognosis, mortality directly related to severity of complication, inversely related to birth weight and gestation. जितना बर्थ वेट अच्छा होगा, जितना जेस्टेशन अच्छा होगा, उतनी ही मोर्टेलिटी के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और जितने कॉम्प्लिकेशन होंगे, जितना हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपोथर्मिया हो रहा है बच्चे को, हाइपोकैल्सीमिया जो भी है, तो उतने ही ज्यादा मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकुलाइटिस हो गया, किसी को एपनिया है, किसी को RDS है, तो उतना ही मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। लॉन्ग टर्म आउटकम में इट डिपेंड्स कि बर्थ वेट क्या है, उसका जेस्टेशन क्या है, और उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, ठीक है। वेरी लो बर्थ वेट HCA बेबीज इंक्रीज रिस्क ऑफ रिड्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेटर ऑन भी उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो कम ही रहता है, ठीक है। इट्स फाइन, थैंक यू।